हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रजनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे तुगलक वंश के बारे में, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के बारे में, जिसका शासन काल 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश ने शासन किया, सबसे ज्यादा शासन तुगलक वंश का रहा। सबसे ज्यादा शासन तुगलक वंश ने किया दिल्ली सल्तनत पर। और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। अब हम लोग देखते हैं कि तुगलक वंश में कौन कौन शासक हुए, कि कौन कौन शासक ने अपने शासन किया। तो हम जानते हैं कि तुगलक वंश में हम लोग उसको ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि कुल कितने शासकों ने शासन किया तुगलक वंश में। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन द्वितीय या तुगलक शाह, अबू बकर, नसीरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और नासिरुद्दीन महमूद, इतने शासकों ने तुगलक वंश में शासन किया। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे सामने ये भी एक समस्या है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो हम पहले भी बताए हैं कि हिस्ट्री को, किसी भी चीज को याद करने के लिए ट्रिक की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि इसको याद करने के लिए इसकी ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक है गया मोहम्मद, फिर तू अबना मोहम्मद, अलासिक ना महमूद। यानी गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51, फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 1388, तू से गयासुद्दीन द्वितीय या तुगलक शाह, अब से अबू बकर फरवरी 1389, अगस्त 1390, ना से नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलासिक अलाउद्दीन सिकंदर और ना से नासिरुद्दीन महमूद। ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से इसके शासकों के नाम याद किए जा सकते हैं। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक हुआ, जो तुगलक वंश का संस्थापक भी है। वह ऐसा पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। उसकी उपाधि क्या थी? गाजी की उपाधि थी और अल शहीद की उपाधि, जो उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर खुदवाया था। उसकी दो उपाधि थी, गयासुद्दीन तुगलक की दो उपाधि थी, एक गाजी की उपाधि थी और दूसरा अल शहीद जो उपाधि थी वह मोहम्मद बिन तुगलक, जो उसका पुत्र था, उसने अपने सिक्कों पर गयासुद्दीन तुगलक को यह उपाधि दी थी। अब यह बात आई कि तुगलक वंश की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो गयासुद्दीन कैसे सिंहासन पर बैठा और कैसे तुगलक वंश की स्थापना हुई। ये गयासुद्दीन था कौन, वो आया कहाँ से, इसके बारे में भी जानना है। तो चूंकि गयासुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में ही भारत आया था और उसके शासन काल में वह एक अंगरक्षक सैनिक था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी वंश का जो जलालुद्दीन खिलजी थे, उसके शासन काल में वह अंगरक्षक सैनिक था। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन जब गद्दी पर बैठा, चूंकि वह एक योग्य शासक था, अच्छा सैनिक था। ठीक है, तो जब वह गद्दी पर बैठा, अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा, तब उसके शासन काल में गयासुद्दीन को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया और उसने अपनी राजधानी दीपालपुर बनाया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अलाउद्दीन के शासन काल में उसे उत्तर पश्चिम के जो सीमा थी, उत्तर पश्चिम के सीमा पर भी तैनात किया जाता है। ऐसा कहा था कि पहले के जितने भी आक्रमण होते थे, जो भी युद्ध होते थे, जो भी आक्रमण होते थे, वो किस एरिया में होते थे? ये भारत के ये उत्तर पश्चिम वाला एरिया से होते थे। जितने भी युद्ध होते थे इस एरिया से होते थे। तो यहाँ पे उसकी तैनात किया है, क्योंकि वो एक योग्य सैनिक था। ठीक है, एक योग्य सैनिक था, तो उसे तैनात किया गया। गयासुद्दीन तुगलक को एक सैनिक के रूप में उसे वहां कहा जाता है कि उसके शासन काल में कुल 29 बार मंगोल आक्रमण हुए और इसने यह सफल अभियान भी किया। ठीक है, मंगोल आक्रमण हुए, जितने भी उसके विरुद्ध मंगोल आक्रमण हुए, सब में यह सफल भी हुआ। गयासुद्दीन तुगलक सफल भी हुआ। यहाँ तक कि इसमें इतनी योग्यता थी कि इसने काबुल और गजनी में जाके आक्रमण किया, साथ ही साथ वहां पे घुस के मंगोलों से राजस्व तक वसूला। ठीक है, उसी समय जब अलाउद्दीन के शासन काल में जब
यह उत्तर पश्चिम की सीमा पर तैनात था और जब 29 बार आक्रमण हुए और यह उस आक्रमण में सफल हुआ, साथ ही साथ इसने जब राजस्व वसूला मंगोलों की जगह में जाकर, तभी उस समय इससे गाजी की उपाधि धारण की, तभी इसने मलिक के गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मलिक के गाजी के नाम से उपाधि धारण की। कहा जाता है कि इसका जन्म, जो गयासुद्दीन का जो जन्म था वह हिंदू माता से उत्पन्न एक संतान था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो थे वह हिंदू माता से जन्म हुआ था और पिता उसके कोरोना तुर्क थे। उसके पिता कोरोना तुर्क थे और उसकी माता एक हिंदू जाट थी। ठीक, अब जब वह सिंहासन पर कैसे बैठा, अब बात ये आती है कि जब खिलजी वंश का शासक, अंतिम शासक जब मारा गया, खुसरो शाह, जब वह मारा गया तो उसके बाद, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी कोई भी खिलजी वंश में कोई भी शासक योग्य नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई भी उसके योग्य नहीं था। ठीक है, उसके शासन को सुदृढ़ करने के लिए कोई भी योग्य शासक नहीं था। और जब खुसरो शाह की मृत्यु हो गई तब इसे गयासुद्दीन तुगलक को सरदारों ने, वहाँ के जो सरदारों ने उसे निमंत्रण दिया सिंहासन पद में स्वीकार करने के लिए। तभी इसने एक स्टेटमेंट दिया था, तभी इसने कहा था कि मेरा धनुष ही मेरा सिंहासन है। मतलब वह एक योद्धा था, तो अपनी योद्धा की तरह वह बात करता था कि मैं उस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। उसने उसे स्वीकार नहीं किया, उसने कहा कि मेरा धनुष ही मेरा सिंहासन है, इसलिए मैं वहाँ सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। और लेकिन चूंकि सरदारों की क्या बोलते हैं कि वहाँ के जो सरदारें थे उसे निमंत्रण दिया था, उसको वो चाहते थे कि वही गद्दी पर बैठे, गयासुद्दीन गद्दी पर बैठे। तभी उसने वहाँ बैठने से पहले उसने पूरा पता करवाया या पूरा खोज निकाला कि कहीं कोई खिलजी वंश का कोई उत्तराधिकारी जीवित तो नहीं है, क्योंकि अगर जीवित है तो उस सिंहासन पर उसका ही हक है। ठीक है, उसका जो उत्तराधिकारी यानी खिलजी वंश का जो उत्तराधिकारी अगर कोई भी जीवित है तो उस सिंहासन पर उसका ही हक है। लेकिन चूंकि कोई जीवित नहीं था, ठीक है, इसलिए यह सिंहासन को स्वीकार किया और यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। जब यह सुल्तान बना तो ये कहा जाता है कि इसने बहुत ही उदार नीति अपनाई। सुल्तान इसके अपने प्रशासन को चलाने के लिए, अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही उदार नीति का पालन किया, जिसमें बर्नी ने उसे रस्मे मियान या मध्यपंथी नीति कहा। रस्मे मियान या मध्यपंथी, देखो यहाँ पे ना उदार नीति अपनाया, जिसे बर्नी ने रस्मे मियान या मध्यपंथी नीति कहा। मध्यपंथी नीति मतलब बीच बीच का नीति को अपनाया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जब यह गद्दी पर बैठा उसके बाद इसका प्रशासन कैसा था और इसने अपने प्रशासन में क्या क्या किए। गयासुद्दीन जब सुल्तान बना तो उसके सामने, उसके प्रशासन में सबसे पहले वित्त की समस्या थी। वित्त की समस्या क्या थी कि उसका पूरा राजकोष खाली हो चुका था। क्योंकि किसी भी शासन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, दिल्ली सल्तनत को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। क्योंकि उसका राजकीय कोष पूरा खाली हो चुका था। कैसे खाली हो चुका था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो वंशज, अलाउद्दीन खिलजी का जो या खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था खुसरो खान, उसने क्या किया था कि अपने शासन काल में अपने राजकीय धन यानी उसका जो राजकोष था वो सभी बांट दिया था। ठीक है, उसने क्या किया था कि धन को अमीरों और निजामुद्दीन औलिया में बांट दिया था। जिसके कारण धन राजकीय कोष खाली हो चुका था। तभी जब यह गयासुद्दीन जब गद्दी पर बैठा तब उसने कहा कि सभी अमीरों और निजामुद्दीन औलिया जो कि चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, उनसे और अमीरों को जिसको खुसरो खान ने धन जिसमें बांटा था, ठीक है, उसको कहा कि आप उस धन को हमें वापस करिए, क्योंकि हमारा राजकोष बिल्कुल ही खाली हो चुका है, राजकीय धन बिल्कुल ही खाली हो चुका है, आप हमको वापस करें। कुछ अमीरों ने वापस भी किया, लेकिन इसी मतभेद निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन के बीच मतभेद हो गया, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया साफ इनकार कर दिया कि मैं इस धन को वापस नहीं करूंगा। जो भी धन मुझे मिला है खुसरो खान के द्वारा, जो भी मैं पाया हूँ उसे मैं वापस नहीं करूंगा, जिसके कारण दोनों में मतभेद भी उत्पन्न हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके प्रशासन में न्यायिक सुधार, क्या क्या न्यायिक सुधार भी किए गए। ठीक है, सबसे पहले उसने कठोर दंड समाप्त किया, क्योंकि खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो भी कठोर
दंड दिए जाते थे उन सबको उसने समाप्त किया, क्योंकि उसने एक मध्यपंथी नीति को अपनाया हुआ था, जिसको रस्म मियान भी कहते हैं। ठीक है, उसी समय बर्नी के अनुसार गयासुद्दीन की न्याय व्यवस्था के कारण एक भेड़िया भी एक भेड़ की तरफ नहीं देख सकता था। ठीक है, गयासुद्दीन की न्याय व्यवस्था ऐसी थी, बर्नी ने कहा कि गयासुद्दीन की न्याय व्यवस्था ऐसी थी कि एक भेड़िया भी एक भेड़ की तरफ नहीं देख सकता था। राजकीय ऋण वसूलने के लिए, चूंकि राजकीय ऋण जो ऋण ले चुका था, ठीक है, जो ऋण ले चुका था उसको वसूलने के लिए पहले क्या होता था, जो नहीं देता था उसको बहुत यातना देनी पड़ती थी या बहुत ही दंड दिया जाता था, लेकिन ये सारी चीजें नहीं थी। वो भी राजकीय धन वसूलने के लिए शारीरिक यातना देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। साथ ही उसने अपने शासनकाल में शराब बनाने और जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, उसकी सबसे अच्छी नीति क्या थी, उसने डाक व्यवस्था शुरू किया। डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम शासक यही है। ठीक है, डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक ही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि डाक व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू किया गया था। डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से संगठित करने का श्रेय इसने क्या किया कि 2/3 मील पर एक डाक चौकी, ठीक है, 2/3 मील पर एक डाक चौकी होनी चाहिए। और डाक का विस्तृत उल्लेख इब्न बतूता ने अपने लेख में किया है। ठीक है, डाक का विस्तृत वर्णन, जो डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इब्न बतूता जो इतिहासकार है उन्होंने अपने लेख में किया है। इसके अनुसार क्या था कि डाक व्यवस्था पूर्ण रूप से संगठित करने का श्रेय जाता है गयासुद्दीन को, और 2/3 मील पर एक डाक चौकी होनी चाहिए। अधिकारियों का पथ प्रदर्शन और निर्णयों में एकरूपता लाने के लिए, अब अधिकारियों का पथ प्रदर्शन, ठीक है, और एकरूपता लाने के लिए एक विधि संहिता का बनाया गया। विधि संहिता जिसमें एक नियम कानून लिखा गया, यानी एक पुस्तक, एक किताब बनाया गया। विधि संहिता मतलब एक कानून का किताब बनाया गया जिसके अनुसार अधिकारी क्या है कि अपने अधिकारियों को पथ प्रदर्शक मिलता रहेगा। ठीक है, पथ प्रदर्शक मिलता रहेगा, उसको देखकर उसको पढ़कर वो अपने नियम और कानूनों को जान सकेंगे, इसके लिए बनाया गया। अब हम लोग देखते हैं कि उसका आर्थिक सुधार कैसा था। ठीक है, ये तो था उनका उसके सामने जो वित्त समस्या आई, फिर न्यायिक सुधार। अब हम लोग देखते हैं कि उसने आर्थिक सुधार के लिए क्या क्या काम किया। अब हम देखते हैं कि उसका आर्थिक सुधार, गयासुद्दीन तुगलक का आर्थिक सुधार में उसने क्या क्या किया। सबसे पहले उसने रस्म मियाना यानी मध्यपंथी की नीति अपनाई। मध्यपंथी की नीति क्या अपनाई थी कि कोई ज्यादा अमीर ना हो जाए, यानी कोई ज्यादा अमीर ना बन जाए और कोई ज्यादा गरीब ना रहे, ना कोई अमीर बने और ना कोई सब बीच बीच का रहे। ठीक है, मध्यपंथी नीति अपनाई, क्योंकि बीच बीच का, कोई अमीर अगर ज्यादा बन जाता है तो वो गरीब का शोषण करता है, और अगर कोई गरीब ज्यादा रह जाता है तो वह शोषित होता है। इसलिए कोई न ज्यादा अमीर बन जाए और न ज्यादा गरीब रह जाए उसके शासनकाल में। उसके बाद जमींदारों को पुराने अधिकार लौटा दिए गए, क्योंकि जमींदारों जैसे जो चौधरी होते थे, खुस्म होते थे, खुद्दक होते थे, चौधरी होते थे, उनकी जो जमींदारों को उनकी जो संपत्ति थी वो लौटा दी गई। उसकी जो पुराने अधिकार जो थे वो लौटा दिए गए, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो इक्ता जो थी ना जमीन, वो वापस ले ली थी, तो इसको उसने पुनः वापस लौटा दिया। लेकिन ऐसे वापस नहीं लौटाया, उसने कहा कि कृषकों को वो जो भूमि वापस दे रहा है, जो भी उसके अधिकार अगर वापस दिए जा रहे हैं तो इस आधार पे दिए जा रहे हैं कि कृषकों को वो आगे उपज के लिए, खेती के लिए प्रोत्साहन करेगा, ना कि उस पर अत्याचार करेगा। ठीक है, उसके बाद लगान, क्योंकि लगान का दर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 50% तक कर दिया गया था लगान की दर। इसने अपने शासनकाल में 1/5 और 1/3 तक का लगान रखा। ठीक है, लगान का दर क्या था, 1/5 और 1/3। प्रत्येक वर्ष 1/10 या 1/11% की वृद्धि होनी चाहिए। जो भी हमारा लगान था, जो भी लगान तय किया गया, उसमें प्रत्येक वर्ष 1/10% और 1/11% की वृद्धि होनी चाहिए थी। राजस्व वसूलने के लिए मध्यम मार्ग को अपनाया। राजस्व वसूलने के लिए कोई कठोर नीति का अनुसरण नहीं किया, बहुत ज्यादा कठोरता से पालन नहीं किया राजस्व वसूलने के लिए, उसने मध्यम मार्ग को अपनाया। सबसे पहला उसने नहर निर्माण करवाया, यानी नहर निर्माण कराने वाला पहला शासक यही गयासुद्दीन तुगलक था। यानी नहर निर्माण कराने वाला सबसे पहला शासक यही गयासुद्दीन तुगलक था। उसने सैन्य सुधार भी किए। अब सैन्य सुधार में क्या किया कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने
अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रथा, अपने सैनिकों में दाग और हुलिया प्रथा को शुरू किया था। इसने उसे जारी रखा, यानी दाग जो घोड़ों में दाग देने की प्रथा थी और हुलिया जो सैनिकों का एक लिबास था, ठीक है, हुलिया को जारी रखा। वेतन रजिस्टर बनाया जिसका नाम वसीलात ए हस्म है और जिसकी जांच वह स्वयं करता था। वेतन रजिस्टर क्या था? सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था उसके लिए एक रजिस्टर का निर्माण किया, जिससे हमें पता चल सके क्यों ऐसा करवाया होगा। ये सोचने वाली बात है कि क्योंकि इससे ये पता चल सके कि कितना उसको कब कब उसकी जो वेतन है वो दिया जा रहा है, कब कितना दिया जा रहा है, इसका सारा हिसाब किताब रखे। इसके लिए वसीलात ए हस्म की स्थापना की और उस रजिस्टर को जो रजिस्टर मेंटेन होता था उसको बस जांच स्वयं करता था। उसके बाद उसने दफ्तर ए फजीलात ए हस्म नामक रजिस्टर बनाया। दो तरह का रजिस्टर बनाया, एक रजिस्टर बनाया वसीलात ए हस्म और एक बनाया दफ्तर ए फजीलात ए हस्म। इसमें क्या था कि बकाया का रकम वर्णित था। एक तो था उस सैनिकों का वेतन संबंधी रजिस्टर था और एक था जो बकाया किसी का बाकी उधार जो भी था उसके संबंधित एक बकाया एक रजिस्टर था। उसके बाद इसका सैन्य अभियान क्या हुआ? 1321 ईस्वी में इसने तेलंगाना के वारंगल के तेलंगाना में युद्ध किया, आक्रमण किया, वह सफल रहा। अपने पुत्र के साथ युद्ध किया था। इसका पुत्र कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था जूना खान, जो आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, ठीक है। वही जूना खान के साथ इसने 1321 में युद्ध किया था वारंगल में तेलंगाना के, जहाँ ये असफल रहा। फिर पुनः 1323 में जूना खान ने फिर युद्ध किया और वह विजयी रहा और वह इस आक्रमण में विजयी रहा। उसने क्या किया? जो वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसने वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जो दक्षिण का था। उसके बाद उसने बंगाल अभियान किया। गयासुद्दीन ने बंगाल अभियान किया। बंगाल अभियान में इसकी विजय हुई। बंगाल अभियान में इसकी विजय हुई जहां नसरुद्दीन को लखनौती का शासक बनाया गया। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गयासुद्दीन का बंगाल अभियान के समय नसरुद्दीन को लखनौती का शासक बनाया गया और दक्षिण व पूर्वी बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। जब बंगाल एक सफल अभियान था, ठीक है, गयासुद्दीन का बंगाल एक सफल अभियान था और जब वो बंगाल से तुगलका दिल्ली वापस लौट रहा था तभी निजामुद्दीन औलिया, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि निजामुद्दीन औलिया वह था जिसको खुसरो खान ने एक बहुत बड़ी रकम अपने राजकोष से दी थी। तो गयासुद्दीन तुगलक चाहता था कि निजामुद्दीन औलिया जो संत थे वह उस धन को राजकोष को लौटा दे, ठीक है, जो राज्य का जो धन है उसको वापस कर दे। चूंकि निजामुद्दीन औलिया वह धन को वापस नहीं करना चाहता था, जिसके कारण गयासुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया में मतभेद हो गया था। तभी उसने जब वो बंगाल अभियान करके लौट रहा था तभी उसने एक आदेश जारी किया जिसमें उसको कहा कि जब मैं दिल्ली पहुंचूं, दिल्ली पहुंचने से पहले तुम दिल्ली से छोड़कर चले जाओ, दिल्ली छोड़कर चले जाओ। निजामुद्दीन औलिया कहा कि जब मैं दिल्ली पहुंचूं उससे पहले तुम दिल्ली छोड़ के चले जाओ। तभी उसने एक स्टेटमेंट दिया था निजामुद्दीन औलिया को कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। पहले कहने का मतलब तुम अभी दिल्ली तो पहुंचो, अभी तो तुम बंगाल में ही हो, बंगाल से भी आ रहे हो, अभी तुम दिल्ली तो पहुंचो, दिल्ली तो अभी बहुत दूर है। ये जो अभी हम लोग बोलते हैं ना, एक कहावत है ना, दिल्ली अभी दूर है, बस ये वहीं से आया है कि दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, पहले तुम बंगाल से चले हो, पहले दिल्ली तो पहुंचो, उसके बाद तो मुझे मारोगे। उसके बाद रास्ते में जब बंगाल से दिल्ली तो वो पहुंचा ही नहीं। ये स्टेटमेंट उसका सही होगा निजामुद्दीन औलिया का, क्योंकि एक ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि वो संत था, उसको पहले से कुछ अनुभव था, वो दिल्ली पहुंचा ही नहीं। जब बंगाल से दिल्ली पहुंचा ही नहीं गयासुद्दीन तुगलक, जब वह रास्ते में था, जब वो लौट रहा था तभी रास्ते में जूना खान उसका जो पुत्र था उसकी भव्य स्वागत के लिए उसने अफगानपुर में उसका स्वागत किया और वहां लकड़ी के महल को ने ठहराया, वहां का एक लकड़ी का महल बनाया और वहां उसको ठहराया और उसका स्वागत किया। और कहा जाता है कि जब वह लकड़ी के महल में गयासुद्दीन तुगलक आराम कर रहा था तभी वह लकड़ी का महल गिर गया और वहीं दबकर उसकी मृत्यु हो गई। वो तो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया, तो उसका ये स्टेटमेंट सही हो गया कि दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, दिल्ली तो अभी पहुंचो, ठीक है। अब उसी महल में दबकर उसकी मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद नामक एक नगर भी बसाया था। अब गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु में किसी ने कहा कि बिजली गिर, बन्नी ने कहा कि जो बिजली
गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। किसी ने कहा कि जूना खान जो उसका पुत्र था वही उसे मरवा दिया जानबूझकर। किसी ने कहा कि लकड़ी के महल गिरने से मृत्यु हो गई। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक नाम से यही जूना खान जो उसका पुत्र है गद्दी पर बैठता है। इसके बाद हम देखते हैं उसका शासनकाल। गयासुद्दीन तुगलक के बाद, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा, यानी दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का द्वितीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 से 1351 था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जो जूना खान था वही आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। उसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन जौना खान था। उसका मूल नाम था मलिक फखरुद्दीन जौना खान। उसकी क्या क्या उपाधियां थी? मोहम्मद, उसकी एक उपाधि मोहम्मद थी। फिर धनवानों का युवराज, उसे धनवानों का युवराज भी कहा जाता था। खानों पे खान, दुनिया का खान, विधर्मी या काफिर, मुकुट का मोती कहा जाता था। यानी उसे मोहम्मद खान, धनवानों का युवराज, खानों का खान, विधर्मी या काफिर, मुकुट का मोती और उलूग खान की उपाधि प्राप्त हुई थी। चूंकि तुगलक वंश का सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, वह बहुत ही शिक्षित और विद्वान था। उसे गणित का ज्ञान था, उसे खगोल शास्त्र का ज्ञान था, आयुर्विज्ञान का ज्ञान था। वह सब पूरा दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। उसी के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था, दिल्ली भारत आया था इब्न बतूता। ठीक है, उसी के शासनकाल में। उसी समय दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। काजी मतलब न्यायाधीश। ठीक है, न्याय करने वाला न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 1342 में चीनी राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। 1342 ईस्वी में, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1342 ईस्वी में चीनी राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। किसे भेजा गया? इब्न बतूता को, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और 1342 में चीनी राजदूत बनाकर उसे चीन भेजा गया था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का कैसा शासक था? चूंकि वह दैवीय सिद्धांत पर बिलीव करता था। ठीक है, उसका राजत्व जो था दैवीय सिद्धांत पर बिलीव करता था। दैवीय सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि मैं भगवान यानी मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। ठीक है, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मैं उसकी छाया हूँ और उसके आदेश से मैं काम कर रहा हूँ। तो जो दैवीय सिद्धांत को मानेगा तो जाहिर सी बात है कि वो उलेमाओं या फिर जो उसके खलीफा है उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो उसने खलीफा को स्वीकार नहीं किया और उलेमाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया। क्योंकि उलेमा क्या होते थे? खलीफा क्या होते थे? धर्म गुरु होते थे। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का जो शासक बनता था उसको खलियत देते थे। ठीक है, खलियत मतलब नियुक्ति पत्र देते थे। तो चूंकि इसने उन सब चीजों को माना ही नहीं, कहने का मतलब कि वो उलेमाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया। कहा कि मैं सर्वोपरि हूँ, उलेमाओं हमसे नीचे है। मतलब उलेमा जो धर्म गुरु है वो हमसे नीचे है और मैं सर्वोपरि हूँ। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा माना। क्योंकि उलेमा क्या थे कि वो नियुक्ति पद प्रदान करते थे वहां के सुल्तान को, और उसने खलीफा के पद को भी स्वीकार नहीं किया, जिसका उसने बहुत विद्रोह का सामना करना पड़ा अपने शासनकाल में। मतलब दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा क्षेत्रीय विद्रोह इसी के शासनकाल में हुए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ है। यह प्रथम शासक था जो हिंदू त्योहारों में भाग लिया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो प्रथम शासक था जो हिंदू त्योहारों में भी भाग लिया करता था। इसकी 4 प्रमुख योजनाएं थी। इसकी पूरे अपने शासन में 4 प्रमुख योजनाएं थी। वो योजनाएं कौन कौन है? तो इसका एक ट्रिक है, 2 रस खाकर। 2 से दोआब में कर वृद्धि, रा से राजधानी परिवर्तन, सा से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खा से खुरासान अभियान और के से कराची अभियान। यानी 2 रस खाकर यानी 2 से दोआब में कर वृद्धि, र से राजधानी परिवर्तन, सा से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खा से खुरासान अभियान और क से कराची अभियान। अब देखो, दोआब में कर वृद्धि 1326-27, राजधानी परिवर्तन 26-27, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330, खुरासान अभियान 1329 से 30 और कराची अभियान 1330 से 1331। अब हम देखते हैं कि
इसकी जो 4 प्रमुख योजनाएं थी, किस आधार पर थी, क्योंकि ये सारी योजनाएं जो थी इसकी विफल रही। ठीक है, इसने बहुत अच्छी योजना बनाई थी लेकिन ये विफल रही। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो योजनाएं थे वह क्यों विफल रही। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में उसका प्रथम योजना है दोआब में कर वृद्धि। ठीक है, यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने कर वृद्धि करके 50% कर दिया। वहां पर उसने क्या किया कि दोआब में कर वृद्धि की, उसने वहां के कर को 50% कर दिया। अब ये कर उस समय किया गया जिस समय वहां दोआब में क्या हुआ था, सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। तो वहां के जो कृषक है वह क्या है कि लगान देने में असमर्थ है, क्योंकि फसल ही नहीं हुई, उपज ही नहीं हुई, तो फिर हम लगान कैसे देंगे, क्योंकि उस साल वहाँ सूखा पड़ा था। लेकिन किसानों से बहुत ही कठोरता से लगान वसूल किया गया, जितना जो तय था। ठीक है, भूमि का जो 50% जो लगान तय था वह वसूल किया गया, जिसके कारण वहाँ के किसानों का विद्रोह हो गया, उस विद्रोह को दबाने के लिए उसने कुछ उदार नीति भी अपनाया, जिसके लिए किसानों को तकावी तथा सोंधन जैसी ऋण प्रदान की गई। यानी किसानों को तकावी तथा सोंधन जैसी ऋण प्रदान की गई। कृषि के एक नए विभाग अमीर कोही की भी स्थापना की गई और फसल चक्र का प्रयोग किया, जिसे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। ये 3 काम किया। चूंकि वहां पे विद्रोह हो गया था किसानों का, क्यों हो गया था, क्योंकि वहां के कर को बढ़ाकर, दोआब के कर को बढ़ाकर 50% कर दिया गया था, और ये उस समय किया गया था जिस समय वहां पर सूखा पड़ा था। ठीक है, तो उसके विद्रोह को थोड़ा बहुत दबाने के लिए उसने तकावी तथा सोंधन जैसी ऋण भी प्रदान की किसानों को। ठीक है, फसलों के लिए ऋण भी देना शुरू किया और एक नए विभाग अमीर कोही की स्थापना की और फसल चक्र का प्रयोग करके मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। ठीक है, पहला योजना था। दूसरा, चूंकि ये दूरदर्शी था, चूंकि ये बहुत विद्वान था, ठीक है, लेकिन इसकी ये योजनाएं विफल होती चली गई। राजधानी परिवर्तन, चूंकि इसकी राजधानी दिल्ली थी और इसने सोचा उत्तर और दक्षिण को नियंत्रित करने के लिए इसने अपना जो राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कहाँ कर लिया, देवगिरी। अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर लिया देवगिरी। अब इसे लगा कि देवगिरी में रहकर हम दिल्ली और देवगिरी यानी दक्षिण दोनों का शासन अच्छे ढंग से चला सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दक्षिण से उत्तर यानी दिल्ली का शासन चलाना बहुत मुश्किल था, जिसके कारण ये वाला भी विफल रहा। और उसने जो देवगिरी में स्थानांतरित किया, इसके नाम को दौलताबाद रखा। ठीक है, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। उसे कुव्वत उल इस्लाम भी कहा गया। फिर 1335 में जब इसे लगा कि ये विफल हो गया, तब इसे 1335 में दौलताबाद यानी देवगिरी से पुनः दिल्ली राजधानी वापस ले आया। ठीक है, 1335 में दिल्ली दौलताबाद से पुनः दिल्ली राजधानी वापस लगा। यानी ये योजना भी इसका विफल रहा। इसने जो 4 योजनाएं बनाई थी, दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, ये भी योजना जो था क्योंकि कर इतना वृद्धि कर दिया और लोग देने में असमर्थ हो गए, जिसके कारण वहां विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो ये भी विफल हो गया। राजधानी परिवर्तन भी विफल हो गया, क्योंकि दक्षिण और उत्तर दोनों का एक साथ शासन कर पाना मुश्किल हो रहा था, तो ये भी विफल हो गया। उसके बाद आया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने डोकाई नामक सिक्के चलाए, इसने क्या हुआ, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चूंकि वहां पे चांदी का सिक्का का प्रचलन था। ठीक है, तुगलक वंश में चांदी का सिक्का का प्रचलन था, तो इसने उसे बंद करवाकर तांबे के सिक्के का, क्योंकि चांदी का सिक्का जो था वो थोड़ा महंगा होता था, कहने का मतलब कि महंगा होता था, तो इसने क्या किया, तांबे के सिक्के यानी अपने खजाना को सुरक्षित रखने के लिए तांबे के सिक्के चलाए। जब तांबे के सिक्के बाजार में आए तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे नकली सिक्के भी बाजार में आने लगे, तब फिर उसने उस भ्रष्टाचार फैलने लगा। तब उसने फिर उसे बंद करके जो ओरिजिनल चांदी के सिक्के थे अपने खजाना से दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उसका खजाना खत्म हो गया, यानी उसका खजाना खाली हो गया, यानी चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के चलाया, बाद में पुनः चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, तांबे के सिक्कों को जब नकली सिक्के आने लगे मार्केट में, जब तांबे के सिक्के जब चलाए तो फिर से नकली सिक्के आने लगे, तब उसको दबाने के लिए इसने चांदी के सिक्के फिर चलाए, जिससे क्या हुआ, खजाना खाली हो गया, यानी इसका ये भी विफल हो गया, राजधानी परिवर्तन भी विफल हो गया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी विफल हो गया। उसके बाद था इसका खुरासान अभियान। ठीक है, खुरासान अभियान,
इस युद्ध के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सेना नियुक्त किया था। ये खुरासान अभियान उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसके लिए 3,70,000 सेना नियुक्त किया था और उसको 1 साल का वेतन पहले से ही दे दिया, ठीक है। आगे वो काम करेगा लेकिन 1 साल का वेतन पहले इससे पहले उसका पोस्ट खाली हो गया, ठीक है, उससे धन की हानि हुई। लेकिन ये सेना जो 1 साल तक चली ही नहीं, बीच में ही भंग हो गई, ठीक है, ये सेना 1 साल तक चली ही नहीं, बीच में ही भंग हो गई, तो ये भी उसका विफल रहा, ठीक है। उसके बाद आ गया कराची अभियान। कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित कराची विद्रोह को दबाने के लिए उसने सेना भेजी, जहां मोहम्मद बिन तुगलक काफी जन और धन की हानि हुई। यहाँ पर भी उसको जन और धन की काफी हानि हुई, तो ये भी उसका विफल हो गया। यानी कुल मिला के उसने जो भी योजनाएं बनाई, चूंकि वह दूरदर्शी तो था, वह बहुत ही विद्वान था, वह अपने अकॉर्डिंग सोचता था, लेकिन जनता उसको स्वीकार नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उसकी एक योजनाएं विफल होती चली गई, ठीक है। तो इसकी ये योजनाएं भी विफल हो गई। उसके बाद हम इसके बात देखते हैं। और हाँ, ये सारी योजनाएं विफल होने के बाद इसके शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह भी होने लगे, ठीक है, इसके शासनकाल में बहुत सारे क्षेत्रीय विद्रोह भी होने लगे थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए, कुल 34 विद्रोह हुए। उसके शासन काल में कुल 34 विद्रोह हुए, जिसमें अकेले सिर्फ 27 विद्रोह जो दक्षिण भारत के विद्रोह थे, अकेले सिर्फ 27 विद्रोह जो थे वो सिर्फ दक्षिण भारत के। और इसी विद्रोह का परिणाम था कि बहमनी और विजयनगर दोनों राज्य दक्षिण में स्वतंत्र हो गए थे। 1336 में विजयनगर और 1347 में बहमनी राज्य स्वतंत्र हो गए थे और वे एक अलग राज्य की स्थापना कर रहे थे। इन्हीं विद्रोहों को दबाने के लिए, चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत ज्यादा विद्रोह हुए, तो इन्हीं विद्रोह को दबाने के लिए वह इधर उधर भागता रहा, इधर उसका शासन में कम ध्यान रहा, वह इधर उधर विद्रोह को दबाने में ही रहा। और 1348 में भयंकर प्लेग फैल चुका था, क्योंकि वहां पे 1348 ईस्वी में बहुत भयंकर जिसने प्लेग फैल चुका था। 1351 में ठट्टा में इसकी मृत्यु हो गई, बीमार होने के कारण 1351 में ठट्टा में इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हुई तभी इतिहासकार बदायूनी ने कहा, इतिहासकारों का कहना था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये था तुगलक वंश का एक महान शासक, ठीक है, विद्वान शासक, महान शासक मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है और वह दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानेंगे। तब आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।